Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन्होंने एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2022 को क्लियर कर लिया है, फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लिया है, ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं. आप सभी को फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां. इसके साथ ही मैं उन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी एड्रेस करना चाहूंगा जिन्हें किसी वजह से अच्छी रैंक नहीं मिल पाई है या कुछ नंबरों से वो अपनी मंजिल से दूर हैं. आप बिल्कुल भी इस चीज की चिंता ना करें, अपने आप को प्रिपेयर करें और फिर से एक नई कोशिश के साथ अपने इस हौसले को बुलंद रखते हुए अपकमिंग नर्सिंग वैकेंसीज और एम्स नॉर्सेट 2023 की शुरुआत करें. इसी कड़ी में एम्स नॉर्सेट 2023 और अपकमिंग सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज से ही हमारी नई क्लासेस शुरू होने जा रही हैं. ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, पहली क्लास है और क्लास टाइमिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं. मंडे टू सैटरडे रोज रात 8:30 बजे फॉर नर्सेस प्रिपरेशन पर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट को हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे. इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज और वन लाइनर्स दिए जाएंगे. संडे के दिन क्लास ऑफ रहेगी. मंडे टू सैटरडे 8:30 क्लास का टाइम रहेगा और एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट को आप तक डिलीवर किया जाए. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. Question is, Mr. X was recently diagnosed with Hodgkin's lymphoma. Upon the early diagnosis, the nurse will expect which of the following areas is often involved. एक कोई मिस्टर एक्स नाम के पेशेंट हैं, इनमें रिसेंटली हॉडकिंस लिम्फोमा डिजीज कंडीशन आइडेंटिफाई की गई है. एज अ नर्स आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि हॉडकिंस लिम्फोमा के इन पेशेंट्स में अर्ली स्टेज के अंदर देखने को मिलेगी. एक बार फिर से देखिएगा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बॉडी पार्ट या एरिया हॉडकिंस लिम्फोमा कंडीशन होने पर सबसे पहले प्रभावित होता है. आपके ऑप्शंस हैं चेस्ट, नेक, ग्रोइन, पेल्विस. The right answer is option B. It is neck. हॉडकिंस लिम्फोमा जब भी होता है शुरुआती दौर में नेक एरिया की जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर एबनॉर्मलिटी देखी जाती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. आइए अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये हॉडकिंस लिम्फोमा होता क्या है. हॉडकिंस लिम्फोमा को आप हॉडकिंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं. हॉडकिंस लिम्फोमा बेसिकली यदि देखा जाए तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है. जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जो कि बॉडी में आए हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करके
किल करने का काम करता है। इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जगह जगह पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, इन्हें हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। और जब भी हॉटकिंस लिम्फोमा कंडीशन होती है तो इस डिजीज की शुरुआत के अंदर इन लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। वैसे तो लिम्फ नोड्स हमारे गर्दन में, चेस्ट एरिया में, ग्रोइंग एरिया में, बॉडी में काफी जगह पर पाई जाती हैं, लेकिन जब हॉटकिंस लिम्फोमा या हॉटकिंस डिजीज होता है तो उस समय सबसे पहले हमारे बॉडी के जो नेक एरिया की जो लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। यही चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछी भी गई थी कि हॉटकिंस डिजीज होने पर सबसे पहले बॉडी की कौन सी लिम्फ नोड प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले नेक एरिया की लिम्फ नोड्स प्रभावित होती हैं, उसके बाद बॉडी के दूसरे सभी हिस्सों की लिम्फ नोड भी इससे प्रभावित होती है। हॉटकिंस लिम्फोमा कंडीशन से एक चीज जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है कि अगर किसी क्लाइंट के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट हैं तो ये किस डिजीज के होने को बताती हैं। तो याद रखिएगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉटकिंस लिम्फोमा कंडीशन होने पर ही देखी जाती हैं। रीड स्टर्नबर्ग एक एबनॉर्मल लिम्फोसाइटिक सेल है जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सभी पॉइंट्स यहां से काफी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर breast self-examination is particularly important for clients with which of the following medical problem? इनमें से किस पेशेंट को आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलरली करने की सलाह देंगे? ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, ऑप्शन सी सर्वाइकल डिस्प्लेशिया, ऑप्शन डी अ डर्मोइड सिस्ट। इन चारों में से किस कंडीशन के होने पर पेशेंट को आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलरली करने के लिए एडवाइस करेंगे? The right answer is option A, ovarian cancer. अगर किसी वुमेन को ओवरी के अंदर कैंसर है तो आप उसे रेगुलरली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने की एडवाइस देंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन वुमेन्स में ओवेरियन कैंसर होता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। If the woman is having ovarian cancer, there is more chances of getting breast cancer also. So we regularly advise her to perform breast self examination regularly. अगर वुमेन के द्वारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलरली किया जाता है तो इससे ब्रेस्ट कैंसर को हम अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेंगे और अर्ली स्टेज में इसके डिटेक्शन के बाद इसके ट्रीटमेंट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस दिन परफॉर्म करना चाहिए, इस चीज को प्रीवियसली कई बार पूछा गया है। अगर किसी वुमेन को पीरियड्स आ रहे होते हैं तो उसे पीरियड आने की डेट से 5 से 10 दिन के बीच ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि पीरियड शुरू होने के बाद 5 से 10 दिनों के बीच ब्रेस्ट जो होते हैं वो टेंडर होते हैं और उनमें स्वेलिंग भी होती है। तो इस समय हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का समय
मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 5 से 10 दिन के बीच करना सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर किसी वुमेन को मेनोपॉज हो गया है, यानी कि उसका पीरियड आना स्टॉप हो गया है, जो कि 45 ईयर्स से ऊपर एज की वुमेन्स में देखने को मिलता है, तो उन्हें भी हर महीने की किसी फिक्स डेट पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करना चाहिए। जिन वुमेन के अंदर मेनोपॉज हो चुका है, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड आना बंद हो चुका है, उन वुमेन को महीने में किसी एक निश्चित तारीख को ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करना चाहिए। ये दोनों ही पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों ही प्रीवियसली पूछे गए हैं। आइए अब बात करते हैं रिमेनिंग सभी ऑप्शंस की। एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या है, सर्वाइकल डिस्प्लेशिया क्या है और डर्मेटॉइड सिस्ट क्या है। अक्सर कई बार इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, दे आर द आउटग्रोथ इन एंडोमेट्रियम that are mostly non-cancerous and the exact cause is unknown। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। अगर इस एंडोमेट्रियम के अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, पॉलिप्स बन जाए, तो ये कंडीशन एंडोमेट्रियल पॉलिप के नाम से जानी जाती है। एंडोमेट्रियम पॉलिप्स जो है नॉन कैंसरस ग्रोथ इन एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। एंडोमेट्रियम पॉलिप्स का एग्जैक्ट कॉज क्या है, ये आज तक नहीं पता चल सका है। नेक्स्ट टर्म आता है सर्वाइकल डिस्प्लेशिया, इज द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन लाइनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन। देखिएगा, अगर किसी वुमेन को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इंफेक्शन हुआ है और अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो इसकी वजह से सर्विक्स एरिया के अंदर कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर सेकंड नंबर मोस्ट कॉमन कॉज है, फर्स्ट नंबर मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप है सर्वाइकल कैंसर। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सेकंड नंबर सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता है वुमेन्स के अंदर। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। डेवलपिंग कंट्री है इंडिया और यहां पर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है सर्विक्स कैंसर, और डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि इंग्लैंड, यूएसए आदि, वहां पर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी वुमेन के अंदर ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस का इंफेक्शन हुआ और सर्विक्स एरिया के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिली तो ये कंडीशन सर्वाइकल डिस्प्लेशिया के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, सर्वाइकल डिस्प्लेशिया क्या है, यूट्रस का जो लोअर पोर्शन है, यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट है, उस एरिया के अंदर अगर एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है तो ये कंडीशन सर्वाइकल डिस्प्लेशिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन था डर्मेटॉइड सिस्ट। आइए ये क्या है इसे भी जान लें। अ डर्मेटॉइड सिस्ट इज sac-like growth that is present at birth। डर्मेटॉइड सिस्ट जो है एक थैलेनुमा ग्रोथ है जो कि जन्म के समय से ही प्रेजेंट रहती है। सैक-लाइक का मतलब होता है थैलेनुमा स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स स्ट्रक्चर सच एज हेयर, फ्लूइड, टीथ और स्किन ग्लैंड दैट कैन बी फाउंड ऑन और इन द स्किन। हमारे स्किन के अंदर या स्किन के ऊपर अगर कोई ऐसी थैलीनुमा संरचना बन गई है जिसके अंदर फ्लूइड हो सकता है, टीथ हो सकते हैं या फिर हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम
डर्मेटॉइड सिस्ट के नाम से जानते हैं। डर्मा जो वर्ड है इसका मतलब ही स्किन होता है। डर्मा शब्द का मतलब होता है स्किन। तो डर्मेटॉइड सिस्ट जो है स्किन के ऊपर पाई जाने वाली एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। Dermoid cysts grow slowly and are not tender unless ruptured. डर्मेटोइड सिस्ट जो है वो धीरे धीरे ग्रो करती है और इसको टच करने पर पेशेंट में किसी भी प्रकार का दर्द फील नहीं होता है, यानी कि ये नॉन टेंडर स्ट्रक्चर होती है। हाँ, लेकिन अगर दबाव डालकर इसे फोड़ा जाए, इसे रप्चर किया जाए, तो इस सिचुएशन में पेशेंट को पेन हो सकता है। They usually occurs on face, inside skull, on the lower back और in the ovaries. ये डर्मोइड सिस्ट जो है वो मुख्य रूप से फेस पर, स्कल के अंदर, लोअर बैक में या फिर ओवरीज के अंदर हो सकती हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a client has a lobectomy, what fills the space where the lobes was? आपको ये बताना है कि लोबेक्टोमी प्रोसीजर होने के बाद जो फ्री स्पेस रहेगा उसे किस प्रकार से फिल किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं the remaining lobe or lobes over expand to fill the space. जो भी लोब निकाला गया है सर्जरी द्वारा उसकी जगह पर जो बचे हुए लोब्स हैं वो ओवर एक्सपेंड होकर उस खाली जगह को भर देंगे। ऑप्शन बी, द लंग स्पेस फिल अप विथ सीरस फ्लूइड। लंग्स का जो हिस्सा निकाल दिया गया है उसकी जगह सीरस फ्लूइड भर जाएगा। ऑप्शन सी, स्पेस स्टे एम्प्टी। जो खाली जगह है वो खाली ही रहेगी। ऑप्शन डी, द सर्जन फिल्स द स्पेस विद जेल। सर्जरी के बाद सर्जन इस खाली जगह पर जेल भर देगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं तो एक बार फिर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं, किसी पेशेंट को कैंसर हुआ और सर्जरी के बाद सर्जन ने लंग्स के इस हिस्से को रिमूव कर दिया। अब थोरेसिक एरिया के अंदर जो हिस्सा रिमूव किया गया है इस खाली हिस्से को फिल करने के लिए क्या किया जाएगा ये आपको बताना है। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सर्जन के द्वारा एम्प्टी स्पेस में किसी भी प्रकार का जेल नहीं भरा जाता, सो ये ऑप्शन गलत है। अगर आपने लोबेक्टोमी के बाद स्पेस को खाली रहने दिया तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर बनेगा, वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा और वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होना चाहिए वो नहीं बन पाएगा और पेशेंट प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं ले पाएगा। तो ये स्पेस एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन बी कहता है कि इस खाली जगह पर अपने आप सीरस फ्लूइड भर जाएगा, जो कि ऑप्शन सही नहीं है। यहां पर अपने आप किसी भी प्रकार का सीरस फ्लूइड नहीं भर सकता। तो हमारे पास अब राइट ऑप्शन आ गया है, वो है ऑप्शन ए। सर्जरी के बाद लंग्स के जिस हिस्से को आपने रिमूव किया है उस जगह को फिल करने के लिए जो दूसरे लोब्स मौजूद हैं वो ओवर एक्सपेंड होंगे, यानी जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो वो और ज्यादा फूलेंगे और उनके फूलने के कारण, फैलने के कारण ये एम्प्टी स्पेस भी फिल हो जाएगा। अगर बेसिक्स की एक बात की जाए तो याद रखिएगा आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर कितने लोब्स होते हैं इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर हम बात करें लेफ्ट लंग की
और राइट लंग की, तो याद रखिएगा हमारे राइट साइड के जो लंग है इसके अंदर टोटल 3 लोब्स पाए जाते हैं, और अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोब्स पाए जाते हैं। इसका कारण भी जान लीजिए। हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड में हर्ट पाया जाता है, और इस हर्ट की प्रेजेंस के कारण जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग की तुलना में छोटा होता है, और इसी वजह से नेचर ने इसे 2 लोब्स में डिवाइड किया है, अपर और लोअर। जबकि राइट लंग जो कि लेफ्ट की तुलना में साइज में बड़ा है, तो नेचर ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर, मिडल और लोअर लोब। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। ये दोनों ही पोर्शंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the reason to perform a spinal tap on a client newly diagnosed with leukemia? एक न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट है ल्यूकीमिया का। इस ल्यूकीमिया के पेशेंट में स्पाइनल टैप करवाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यह आपको बताना है। क्यों ल्यूकीमिया के पेशेंट में स्पाइनल टैप किया जाता है? स्पाइनल टैप को आप लंबर पंक्चर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस के अंदर सीएसएफ का सैंपल लेकर उसका एनालिसिस किया जाता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। आपका ऑप्शन ए है टू असेस फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनफिल्ट्रेशन। आप ल्यूकीमिया कंडीशन पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो नहीं पहुंच गई है, इस चीज को पता करने के लिए स्पाइनल टैप करेंगे। ऑप्शन बी कहता है टू एड क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया। क्लाइंट में किस प्रकार का ल्यूकीमिया है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्पाइनल टैप करवाएंगे। ऑप्शन सी कहता है कि पेशेंट में मेनिंजाइटिस तो नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए स्पाइनल टैप करेंगे। ऑप्शन डी कहता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हम स्पाइनल टैप करेंगे। The right answer is option A. Yes, it is correct. वन बाय वन सभी ऑप्शंस को जानिए। किसी भी क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए आप कभी भी स्पाइनल टैप या लंबर पंक्चर नहीं करते। अगर आपने किसी क्लाइंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसमें स्पाइनल टैप या लंबर पंक्चर करने की कोशिश की, तो उसमें ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो सकता है, सो इसे अवॉइड करें। अगर आपसे नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर पूछा जाए कि कितना होता है, तो आप बताएंगे 5 to 15 mm of Hg। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है 5 से 15 mm of Hg। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, नोट कर लीजिएगा, इसे प्रीवियसली पूछा गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की कि क्लाइंट में मेनिंजाइटिस है या नहीं। इस चीज को पता करने के लिए हम स्पाइनल टैप करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि क्लाइंट में मेनिंजाइटिस है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए लंबर पंक्चर करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पेशेंट में ल्यूकीमिया कंडीशन है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या ल्यूकीमिया पेशेंट में स्पाइनल टैप करवाने का मेन पर्पस है। तो ल्यूकीमिया के पेशेंट में मेनिंजाइटिस कंडीशन नहीं होती, तो मेनिंजाइटिस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पाइनल टैप नहीं करवाएंगे। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। किस प्रकार का ल्यूकीमिया है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम
स्पाइनल टैप प्रोसेस नहीं करवाते। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सिंपली ल्यूकीमिया को आप ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ल्यूकीमिया को आप ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं और इस प्रकार के कैंसर में हमारी जो बोन मैरो है, बोन सेल फॉर्मिंग जो सेल्स हैं वो सभी प्रभावित हो जाती हैं, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड सेल्स नहीं बन पाती, जैसे कि डब्ल्यूबीसी आदि का निर्माण नहीं हो पाता और पर्सन इन्फेक्शन के लिए प्रॉन हो जाता है, यानी थोड़ा भी इन्फेक्शन उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो याद रखिएगा, ल्यूकीमिया के पेशेंट में अगर स्पाइनल टैप करवाया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है ये पता करना कि जो ब्लड कैंसर है वो पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो नहीं पहुंच गया है, सीएसएफ के अंदर तो ये नहीं पहुंच गया है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is reviewing the laboratory results of a client diagnosed with multiple myeloma. Which of the following would the nurse expect to note specifically in this disorder? आपको एक ऐसा पेशेंट मिला है जिसे मल्टीपल माइलोमा कंडीशन है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है जो कि मल्टीपल माइलोमा होने पर पेशेंट में आपको देखने को मिल सकती है। आपके ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन बी कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल बोन मैरो के अंदर कम हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। मल्टीपल माइलोमा का मतलब है कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। अगर किसी क्लाइंट की प्लाज्मा सेल के अंदर कैंसर हो तो ये कंडीशन मल्टीपल माइलोमा कहलाती है। प्लाज्मा सेल क्या काम करती हैं? प्लाज्मा सेल को यदि देखा जाए तो ये बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है और डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि ये हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, प्रिवेंशन दिलाती है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन का इनका काम रहता है। और डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट यदि पूछ लिया जाए आपसे तो 4000 से 11000 के बीच का नॉर्मल काउंट होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या मल्टीपल माइलोमा होने पर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा? देखिए, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। प्लाज्मा सेल्स यदि एबनॉर्मली ग्रोथ करती हैं तो उनके ग्रोथ के कारण डब्ल्यूबीसी सेल के काउंट बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि क्लाइंट में जो प्लाज्मा सेल है इसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ये गलत है। हमने यहां पर बात की कि मल्टीपल माइलोमा कंडीशन है प्लाज्मा सेल का कैंसर, और कैंसर के बारे में आप जानते हैं कि कैंसर जब भी होता है तो एबनॉर्मल रैपिड सेल डिवीजन होता है, यानी कि जो बॉडी की सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से अपनी संख्या को डिवीजन के थ्रू बढ़ाने लगती हैं और बॉडी में उस हिस्से में ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा सेल के कैंसर होने पर प्लाज्मा सेल की संख्या बढ़ेगी ना कि घटेगी। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके अलावा यदि बात की जाए तो अगर पेशेंट के अंदर मल्टीपल माइलोमा कंडीशन है तो इस कंडीशन में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा मल्टीपल माइलोमा केस के अंदर।
तो अब हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो है इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल, यानी कि जब भी किसी क्लाइंट को प्लाज्मा सेल का कैंसर होगा तो उसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसे भी हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके शरीर की कोई हड्डी है, बोन है। इस बोन के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी सेल्स होती हैं जो कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। अगर इसे कंबाइनली बोला जाए तो आप इसे बोन मैरो के नाम से जान सकते हैं। इसी के अंदर आपकी प्लाज्मा सेल भी पाई जाती हैं। अगर यहाँ पर प्लाज्मा सेल का एबनॉर्मल रैपिड डिवीजन होने लगेगा तो इस बोन के अंदर जितनी भी हेल्दी सेल्स हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ इस पूरी बोन को ऑक्यूपाई करेगी और लगातार बोन के अंदर इनका सेल डिवीजन इतना होगा कि बोन की जो कैल्शियम की लेयर है वो भी घटने लगेगी। यानी बोन से जो कैल्शियम था वो धीरे धीरे यहां से हटकर ब्लड में जाने लगेगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को मल्टीपल माइलोमा कंडीशन होती है तो इस सिचुएशन में बोन के अंदर मौजूद प्लाज्मा सेल एबनॉर्मली अपना लेवल बढ़ाती हैं, जिसके कारण बोन से कैल्शियम डिटेरियोरेशन के कारण ब्लड के अंदर जाने लगता है और कैंसर पेशेंट के अंदर कैल्शियम लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। अगर क्लाइंट में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन को आप हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जानते हैं और हाइपर कैल्सीमिया बोन के डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के कारण होती है जो कि मल्टीपल माइलोमा कंडीशन के होने को बताता है। अब यदि क्लाइंट में हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन हो रही है तो इस सिचुएशन में पेशेंट को एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उसे कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, डिहाइड्रेशन फील होगा, नोजिया हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, डिजीनेस, कंफ्यूजन हो सकता है और पर्सन कई बार तो कोमा तक में जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है तो आप बताएंगे 8 to 10। 8 to 10 is the normal blood calcium level. So ये था इस क्वेश्चन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी। होपफुली आप समझ गए होंगे। एक ही पॉइंट है, इसे विशेष याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि मल्टीपल माइलोमा कंडीशन क्या है। तो बताएंगे मल्टीपल माइलोमा बेसिकली कैंसर है किसका, प्लाज्मा सेल का, और इस कैंसर के होने पर पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है और यही इस चीज को पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ ल्यूकीमिया हैज न्यूट्रोपीनिया, which of the following function must be assessed frequently? आपको एक ऐसा पेशेंट मिला जिसे ल्यूकीमिया था, ब्लड कैंसर था, और अब इस पेशेंट में न्यूट्रोफिल काउंट नॉर्मल से कम हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में आप किस फाइंडिंग को लगातार असेस करेंगे? हार्ट साउंड्स को, बाउल साउंड्स को, ब्रीथ साउंड को, या फिर ब्लड प्रेशर को? न्यूट्रोपीनिया होने पर किस चीज का असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है? थोड़ा टिपिकल है बट इंपॉर्टेंट है। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। न्यूट्रोपीनिया होने पर हम क्लाइंट में ब्रीथ साउंड का फ्रीक्वेंटली असेसमेंट करेंगे और ये क्यों है आइए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रोपीनिया शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। अगर किसी क्लाइंट को न्यूट्रोपीनिया हो गया है इसका मतलब है कि उस पर्सन में न्यूट्रोफिल की संख्या नॉर्मल से कम हो गई है और न्यूट्रोफिल्स जो है एक प्रकार की
व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC का एक प्रकार है। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो WBC का एक प्रकार है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि WBC हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या फंगई से होने वाले इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, इन्हें आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करती है। और इन न्यूट्रोफिल्स का जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के अंदर होता है। अब इस क्वेश्चन के एग्जैक्ट रैशनल की बात करते हैं। हमने यहाँ पर जान लिया कि एग्जैक्टली जो ल्यूकीमिया है वो क्या है, इस चीज को हम अब जान चुके हैं। अब बात करते हैं रैशनल की। अगर मान लीजिए किसी भी क्लाइंट के अंदर न्यूट्रोपीनिया कंडीशन होती है, न्यूट्रोफिल का काउंट नॉर्मल से कम होता है, तो इस पर्सन को वायरल और फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और ये वायरस या फंगल इन्फेक्शन क्लाइंट के लंग्स को जाकर प्रभावित करते हैं और क्लाइंट को निमोनिया कंडीशन हो जाती है। निमोनिया कंडीशन को आप वेट लंग्स के नाम से भी जानते हैं और अगर पेशेंट को निमोनिया हो जाए तो उसके अंदर आपको रेस्पिरेटरी रेट और ब्रीथ साउंड अल्टर्ड मिलेंगे, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं देखने को मिलेगा और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल काउंट यदि कम होता है तो उसमें निमोनिया कंडीशन हो सकती है और इस कंडीशन को अर्ली स्टेज में ही यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उस पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट और पेशेंट के ब्रीथ साउंड को आपको लगातार चेक करते रहना होगा। इस पेशेंट में ब्लड प्रेशर, बाउल साउंड और हार्ट रेट आदि को चेक करना आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर माना जाएगा ब्रीथ साउंड का असेसमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। होपफुली आज का ये वीडियो जो कि ऑन्कोलॉजी सब्जेक्ट पर बेस्ड था, कुछ चीजें सिंपल थी, कुछ टिपिकल थी। होपफुली आपको कंटेंट अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।